पापा, वो आपसे एक बात करनी थी। हाँ सुनील बेटा कहो। पापा, मैं और नीता सोच रहे हैं कि हम दिल्ली चले जाते हैं। वहां जाकर अपना कुछ काम शुरू करेंगे। पर क्यों बेटा, माना कि हमारा शहर छोटा है, पर भगवान का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। अच्छी खासी फैक्ट्री है, इतना अच्छा घर है, फिर भी कोई दिक्कत है तो हमें बताओ। पापा, वो इस छोटे से शहर में रहकर हम कभी बड़े नहीं बन पाएंगे। और जिस कारखाने में कुल मिलाकर 15 लोग ही काम करते हों। समझ गया। तो तुम दोनों मुझसे पूछ नहीं रहे हो, बल्कि अपना फैसला बता रहे हो। इतना कहकर किशन लाल डाइनिंग टेबल से उठकर अपने कमरे में चले गए। उनकी पत्नी माला भी उनके पीछे चली गई। दरअसल किशन लाल ने बड़ी मेहनत से शहर में ही अपनी छोटी सी फैक्ट्री खड़ी की थी, जहां हाथों से कंबल बनाकर तैयार किए जाते थे। उनके 2 बेटे थे, बड़ा बेटा सुनील और छोटा बेटा सुशील। सुनील बचपन से ही बहुत भागवतकांक्षी था और नीता के रूप में पत्नी भी ठीक वैसे ही मिली थी, जबकि छोटा बेटा सुशील हमेशा से माता पिता की सेवा करने वाला था और उसकी पत्नी शालिनी भी उसी के जैसी थी। ठीक 1 हफ्ते बाद सुनील और नीता घर छोड़कर दिल्ली चले गए और मजबूरन किशन लाल को अपनी आधी संपत्ति बेचकर सुनील के नाम करनी पड़ी, जिसके चलते उनकी फैक्ट्री पहले से भी छोटी रह गई। और फिर एक दिन बेटा सुशील। हाँ पापा जी। बेटा, हमें जल्दी कुछ सोचना होगा। हमारे कंबल अब बिक नहीं रहे हैं। असल में मशीनों से बने कंबल देखने में भी अच्छे लगते हैं और कम लागत में भी तैयार हो जाते हैं। ऐसे तो अपनी फैक्ट्री डूब जाएगी बेटा। मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। वैसे मैंने और शालिनी ने कुछ सोचा है पापा जी। हाँ तो बोलो बेटा। अगर हमें फैक्ट्री चलानी है तो हमें मशीन तो लगानी ही पड़ेगी पापा जी। तुमने तो मेरे मन की बात ही बोल डाली बेटे। सही है, ऐसा ही करते हैं। एक तरफ किशन लाल के मिले हुए पैसों की मदद से सुनील और नीता ने दिल्ली में कमल और गद्दे की बड़ी दुकान खोली थी, तो वही बची हुई आधी संपत्ति में से कुछ बेचकर तो कुछ गिरवी रखकर किशन लाल और सुनील ने कंबल बनाने की 3 मशीनें खरीद लीं। लेकिन होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। अभी किशन लाल की फैक्ट्री में रफ्तार पकड़ी थी, तभी एक रात आग ने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। घर गिरवी था, बैंक वालों ने घर से कुछ लेने नहीं दिया। किशन लाल और सुनील अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गए थे। उस रात भयंकर ठंड थी। उन चारों ने बस स्टैंड पर ठिठुरते हुए रात गुजारी और फिर अगले दिन। सुनिए, हमें कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करूं शालिनी, सब बर्बाद हो गया। ना फैक्ट्री रही ना घर। मेरी बदकिस्मती तो देखो, अपने हाथों से कंबल बुनने वाले के पास आज अपने माँ बाप और अपनी पत्नी को ठंड से बचाने के लिए एक कंबल तक नहीं है। कोई बात नहीं, अगर हम भैया भाभी से जाकर बात करें तो। मैं जानता हूँ भैया को वो मदद नहीं करेंगे। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए। और फिर शालिनी तुरंत बस पकड़कर दिल्ली चली गई। वहां पहुंचकर सुनील और नीता की तरक्की देखकर शालिनी को बहुत खुशी हुई, लेकिन शालिनी को वहां देखकर नीता को बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। शालिनी ने एक सांस में रोते हुए नीता को सारी कहानी बता दी, लेकिन सारी उम्मीदों को एक पल में तोड़ते हुए नीता ने शालिनी को साफ साफ इनकार कर दिया। शालिनी को जाते देख नीता ने उसको एक बार भी नहीं टोका। उसका उतरा हुआ मुंह देखकर सुशील सब समझ गया। शालिनी ने देखा उसके सास और ससुर बोरियोड़ कर फुटपाथ पर सो रहे हैं। दोनों ने एक नई शुरुआत की। दोनों ने बस स्टैंड के पीछे एक झोपड़ी बना ली, जो सिर्फ लकड़ी के टुकड़ों और कटी फटी बोरियों से बनी थी। वहीं कुछ ईंटों का चूल्हा बनाकर शालिनी उस पर खाना बनाने लगी और सुशील अगले दिन से अनाज मंडी में काम करने लगा। और फिर मजदूरी से मिले पैसों से वो सबसे पहले 2 कंबल किराए पर लेकर आया। कंबल बहुत सस्ते में मिले थे, इसीलिए वो बहुत ही गंदे थे और उनसे बदबू भी आ रही थी। उन्हें ओढ़कर सोना बहुत ही मुश्किल था, तो शालिनी फौरन उन कंबलों को धोने लगती है। शालिनी के दिमाग में एक ख्याल आया। वो फैसला करती है कि वो लोगों के कंबल धोएगी। शालिनी नदी पर गई और उसने टेंट वाले कंबल रगड़ रगड़ कर धोए तो उनकी सूरत ही बदल गई। शालिनी ने झोपड़ी के पास ही एक तार बांधा और उस पर कंबल सूखने डाल दिया और एक कागज पर लिखकर डाल दिया, कंबल धुलवाइए। कंबल धोना वाकई मुश्किल काम था, इसीलिए लोग बहुत जल्दी आने लगे और अपने कंबल शालिनी से ढुलवाने लगे। धीरे धीरे इतना काम होने लगा कि सुशील भी मजदूरी छोड़कर शालिनी के साथ कंबल धोने के काम में ही लग गया।
कुछ पैसे जुड़े तो शालिनी ने 10 नए कंबल खरीद लिए और उनको शादी जैसे फंक्शन में किराए पर देने लगी। कंबल एकदम साफ और खुशबूदार थे, तो उसकी कंबल हाथों हाथ किराए पर रुकने लगे। फिर कुछ दिनों के बाद, पापा जी, क्या आपके जानने में कोई ऐसा इंसान है जो कंबल बनाने की मशीन हमें किस्तों पर दिलवा दे? हाँ बेटी, मेरा एक दोस्त है जो हमारा काम कर सकता है। शालिनी और किशनलाल गुजरात पहुंचे, जहां वो हीरालाल से मिले, जो किशनलाल के पुराने दोस्त थे। हीरालाल ने दोस्ती निभाई और शालिनी कोदो मशीन दिलवा दी। शालिनी मशीनों की आधी कीमत चुकाई और बाकी की किस्तें बनवा दी, और फिर वापस लौटकर उसने छोटा गोदाम किराए पर लिया, और फिर वहीं वो सुशील के साथ मिलकर कंबल बनाने के काम में लग गई। शालिनी ने अपने कंबल को डिजाइन किया और खुद ही उनको बेचना शुरू कर दिया। और फिर कुछ सालों के बाद, आइए पापा जी, आपके लिए एक सरप्राइज है। शालिनी के हाथ में अपने पुराने घर की चाबी थी, जो उसने सारा लोन उतारकर छुड़ा लिया था। देखते ही देखते 2 से 4 और फिर कंबल बनाने की 10 मशीन खड़ी हो गई थी। वह किराए का गोदाम अब एक कारखाना बन चुका था, जो पूरी रफ्तार से चल रहा था। पूरे 30 लोग वहां कंबल बनाने का काम कर रहे थे। अब सब ठीक था। फिर एक दिन, अरे भैया भाभी, आप दोनों आइए, अंदर आइए। हम बड़ी मुसीबत में हैं शालिनी। पता नहीं, पर मार्केट में एक केएस नाम का नया ब्रांड आया है, जिसकी डीलरशिप हमें मिली नहीं रही। जब से वो कंबल आए, हमारे कंबल तो बिक ही नहीं रहे हैं। घाटे पर घाटा हो रहा है, तो हम सोच रहे थे क्यों ना पुरानी बातों पर मिट्टी डालें और मिलकर काम करें। नीता की बात सुनकर शालिनी मुस्कुराते हुए अपने कारखाने के बोर्ड की तरफ देखी, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था किशनलाल और सुशीला ग्रुप। असल में जिस केएस ग्रुप की बात नीता कर रही थी, उसे शालिनी ने ही खड़ा किया था। जैसे ही नीता को इस बात का एहसास हुआ, उसकी तो जैसे आवाज ही चली गई और वो उल्टे पांव सुनील के साथ वापस लौट गई।